हेलो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अशेष के माध्यम से एक विचार देना चाहती हूँ। ऐसा विचार कि आपको ऐसा ना लगे कि यूपीएससी जो है ये बहुत कठिन परीक्षा, फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का जो नहीं होता, विशेषकर लड़कियां, सिर्फ इस कारण से कि उनका लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। तो बेसिकली गड़बड़ियाँ यहाँ से शुरू होती हैं कि हमारे अंदर पहली बात तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, यंग पॉपुलेशन बहुत अधिक है। तो अब जो है ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि अब जो उधर से तैयारी की ज़्यादातर क्या करेंगे, इधर ये ज़्यादा स्कूलिंग सिस्टम के कारण जो है ये प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम जो है ये खास करके यहीं से जो है आप में और हम में, मतलब जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उस मुखर्जी नगर या फिर दिल्ली में जाके, तो ये चीजें इनके साथ है। अब हिंदी मीडियम के साथ ऐसा नहीं। तो अब देखिए क्या करना है, ये तो आपके टिप पे होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए कि क्या क्या है। तब हम देखते हैं कि इसमें और कहते हैं संस्कृति। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो है सभ्यता, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों को एक इस चैनल के माध्यम से, अशेष के माध्यम से एक विचार देना चाहती हूँ। ऐसा विचार कि आपको ऐसा ना लगे कि यूपीएससी जो है ये बहुत कठिन परीक्षा है और ये हम नहीं निकाल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि हम लोग जब जाते हैं तैयारी के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं और हम लोग कोई कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा निकल जाएगी। ये गलतियां बहुत सारे लोगों से होती हैं। इनफैक्ट हम मतलब उसी दौर से गुजरते हैं। तो मेरा ये प्रयास था शुरू से कि जो इस कारण से नहीं हुआ हमारा आईएएस में, या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का जो नहीं होता, विशेषकर लड़कियां जिनका नहीं हो पाता है, तो उनके लिए मैं कुछ प्रयास करूं ताकि उन्हें ये ना फील हो कि वो किसी चीज से कम है या फिर उनका नहीं हो सकता है, सिर्फ इस कारण से कि उनका लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। तो बेसिकली गड़बड़ियाँ यहाँ से शुरू होती हैं कि हमारे अंदर पहली बात तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। आप देखेंगे कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही कम हो जाता है कि हम जो है उसमें नहीं मतलब हो पाएगा हमारा। और अगर डेटा उठा के देखेंगे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत कम अब एग्जाम भी देने लग गए हैं। मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ ज़्यादातर, और खास करके आप पीसीएस में भी देखेंगे। अब जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो खास करके पीसीएस हैं, पीसीएस मतलब जैसे बीपीएससी है और अदर यूपी पीसीएस है, इन सब में भी आप देखेंगे जो कि ये तैयारी करने वाले लोग हैं। चूंकि अभी हमारे यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, यंग पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो अब जो है प्राइवेट सेक्टर से जो है सैचुरेशन की स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के भी जो लोग हैं, जो आईआईटी भी किया, आपने सुना अभी देख न्यूज में पढ़ा होगा कि जो आईआईटी मद्रास से पढ़ा है उनकी ये तनख्वाह है कि अब 3 लाख जो है सालाना। तो ये बहुत ही खराब स्थिति हो गई है नौकरियों की। जो भी लोग नौकरी करना चाहते हैं, तो आईआईटी की जब स्थिति है कि आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है, 3 लाख जो है अब पर एनम, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्योंकि अब जो उधर से तैयारी की ज़्यादातर क्या करेंगे, इधर ये स्विच ओवर कर रहे हैं। और आप देखेंगे भी कि ज़्यादातर जो है जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनका ही सिलेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हिंदी मीडियम के या फिर जो वैसे लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनका नहीं हो सकता है। कंपटीशन अगर है तो हमें कंपटीशन में कैसे खड़ा रहना है, यही इस अशेष के माध्यम से जो है मैं बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों का पढ़ाई का डायरेक्शन जो हो ऐसा हो जहां से कि आपको लगे कि हम भी अचीव कर सकते हैं। देखिए हिंदी मीडियम के साथ बेसिक क्या दिक्कत आती है, जब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कहते हैं हम, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या अंतर है। देखिए इनके जो है, एक तो देखिए इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। ये शुरू से ही वैसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे इनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है इनके घर में पिताजी ही आईएएस हों, या इनके घर में बहुत सारे लोग वैसे हों जो अच्छी अच्छी सेवाओं में हो, तो इनके पास जो है करियर अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो ये अच्छे जगह पढ़ाई भी करते हैं, तो इनका स्कूलिंग जो होता है बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ से जो है आप देखेंगे कि सोसाइटी में जो है अंतर शुरू होता है। जब मैंने आपको समानता बताया, जब हम लोग बताते हैं कि
किस प्रकार से इक्वलिटी टू सोसाइटी में लाया जाए, तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में जो है अब बात ये हो रही है कि कैसे बच्चे अधिक से अधिक आए वहाँ, और वो लोग वहाँ जा रहे हैं कि कैसे अच्छे से अच्छे एजुकेशन हो। तो आप समझ रहे होंगे कि ये फर्क जो है, ये डिफरेंसेस जो है बहुत ज़्यादा स्कूलिंग सिस्टम के कारण जो है, ये प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम जो है, ये खास करके यहीं से जो है आप में और हम में, मतलब जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के और जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उसमें जो है फ़र्क ये कर देता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, इनको जो है काफ़ी जो है मतलब इस तरह से जो है इनसिक्योर नहीं होते हैं। ये इनसिक्योरिटी की भावना जितनी एक मिडिल क्लास फैमिली जो उस तबके से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उतना वहाँ नहीं है। उनके पास पता है कि अगर नहीं होगा तो हमें कुछ और भी कर लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आईएएस की ही वो तैयारी करेंगे, क्योंकि पावर है वहाँ पे, पोजीशन है, और वो सोसाइटी के एक बड़े वर्ग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो इनको जो है शुरू से जो है काफी बोलने की हैबिट होती है। इनका जो है पर्सनैलिटी जो होता है, अगर पर्सनैलिटी लेवल पे आप देखेंगे तो इनकी जो है, एक तो इनके अंदर डर कम होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, इनके अंदर जो है पहले से इनका इस तरह से अपब्रिंगिंग होता है, हर सोसाइटी में रहते हैं, कि उनकी पर्सनैलिटी शुरू से ही जो होती है वो काफी मुखर होते हैं बात करने में, कहीं भी किसी चीज को अपने पॉइंट को रखने में, तो उनको देखेंगे कहीं दिक्कत नहीं आती है, और यहाँ पर जो है वो आगे हो जाते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं इनके साथ कि उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, घर से भी इनको अच्छा सपोर्ट मिलता है, इनका सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होता है, जो कि एक खास करके जो वैसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से उनका नहीं आता है, वो 3 साल देखिए तैयारी नहीं कर पाते हैं मुखर्जी नगर या फिर दिल्ली में जाके। तो ये चीजें हैं इनके साथ है। अब हिंदी मीडियम के साथ क्या होता है, इनकी स्कूलिंग जो है बहुत अच्छी नहीं होती है, टीचर्स बहुत अच्छा, इनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं होता है। इनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, अगर उनसे तुलना करेंगे आप, एक आध लोगों को छोड़ दें तो इनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, ये मुखर नहीं होते हैं, ये बोलते नहीं है, मतलब ज्यादातर देखेंगे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, अपनी बातों को रखते नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर हमने कहा तो कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। एक मन में जो शुरू से एक जो भावना होती है ना, हम मतलब जो वैसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हम बोलेंगे तो कहीं ये चीजें गड़बड़ ना हो जाए, या लोग क्या कहेंगे, तो बहुत सारी चीजें उनके अंदर चलती हैं। और खास करके आप लड़कियों में देखेंगे तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। फिर क्या होता है इनका, तब बेसिक कमजोर हो गया, पर्सनैलिटी की स्थिति हो गई। उसके बाद क्या होता है, मीडियम उनका, तो अच्छे मटेरियल का उनके पास अभाव होता है, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं आप देखेंगे, अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो इनके पास कहाँ से आती हैं, सारी इंग्लिश में ही लिखी गई हैं। न्यूज़पेपर है, अच्छे न्यूज़पेपर इंग्लिश में ही हैं। दूसरी चीजें क्या है, इनका जो है बोलने की भी शैली थोड़ी सी ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, और ज्यादातर लोग जो यूपीएससी में बैठे हुए हैं मेंबर्स, वो क्या है, वो उस पृष्ठभूमि के हैं, तो वो अंतर जो है बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है। तो यहाँ से एक शुरू होती है आपका कंपटीशन में कितना आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये जो है आपका, ये देखेंगे तो हमको ऐसा नहीं है, लेकिन इतना होने के बाद क्या आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम वाले नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनका मतलब इंग्लिश मीडियम भी है लेकिन बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई तो वो नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जब तैयारी करने जाते हैं तब आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए, हिंदी मीडियम में अच्छी बात क्या होती है, वो जुझारू बहुत होते हैं, बचपन से इतनी सारी तकलीफें देखे होते हैं और इतनी सारी चीज़ों को देखेंगे, उनके अंदर कैपेसिटी होती है स्ट्रगल करने की। और ये जो स्ट्रगल और जो कैपेसिटी है ना, ये जो है आपको हमेशा जो है लड़ना सिखाती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो है आप साइकोलॉजिकली जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये चीजें तो हैं इसमें, लेकिन हम तैयारी के दौरान क्या क्या गलतियां करते हैं देखिए। अब जैसे जो गए तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन जब करने के लिए हम जाते हैं तो दिक्कत क्या होती है, हमें लगता है कि कोई कोचिंग हमें बना देगा। गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। कोचिंग कभी भी नहीं बनाता किसी को, बनते आप खुद हैं। कोचिंग एक गाइड का काम कर सकता है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोच सकते कि कोचिंग किसी व्यक्ति को बना सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 1000 के बैच में 1000 लोग कंप्लीट कर जाते, उसमें से मात्र 5% ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है कि वो खुद कर रहे हैं। और अगर एक भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि आदमी का हो सकता है। परसेंटेज कम है लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि हो। तो गड़बड़ी हमारे अंदर जो है, उस चीज को अगर हम धीरे धीरे ठीक कर लें तो ऐसा नहीं है कि उनके चांसेस नहीं बनते हैं हिंदी मीडियम के कि वो
करें। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, और यहाँ कोचिंग में देख लीजिए, जाएंगे 1000 बच्चे की भीड़ है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन आप बोल ना पा रहे हो सर से, आप अपने टीचर से अपनी चीजों को रख नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एक भय है कि अगर हमने गलत लिख दिया, खराब लिख दिया तो हमारा मतलब जो है क्रेडिट खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हम मतलब जान नहीं पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं लोग। तो इस चीज को जो है आपको झेलना पड़ता है और वहां पे कोचिंग जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हो पाता है। तब देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, खास करके जो लड़कियां हैं, मैं उनको भी बोलूंगी कि डरने की बात नहीं होती है। हाँ, वो चैलेंज है, इतने सारे चैलेंज है क्योंकि उनका जो है शुरू से ही बैकग्राउंड है ऐसा। तो आपको इस चैलेंज से कैसे जो है, चैलेंज है इसका मतलब क्या है, आपके पास आगे निकलने के लिए रास्ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा चैलेंज है जिससे हम नहीं निकल सकते। देखिए ओलंपिक में ऐसे ऐसे लोगों की आप कहानी सुनेंगे जिनका कि एक पैर नहीं है, और ज़्यादा नहीं 6 महीने पहले एक पैर टूटा, लेकिन वो जो है आज गोल्ड मेडल लिए हैं। तो ऐसी नहीं है, कहानियां भरी पड़ी हैं, और हमारे अंदर एक अपना विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस आपकी चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि हमको बनना है। कोई भी तूफान आए, कोई भी आंधी आए, किसी तरह की परिस्थिति आए, हमको करना है। ये आपके अंदर, ये विश्वास आपके अंदर से आने चाहिए, लोगों के द्वारा दी हुई नहीं होनी चाहिए। एक कहानी सुनी होगी ना, जब बच्चा मार्केट में जा रहा है तो वो एक बैलून देख के बोलता है कि मम्मी ये बैलून जो है ऊपर क्यों उड़ रहा है। तो बैलून वाला बताता है कि ये बैलून इसलिए नहीं उड़ रहा है कि ये बैलून, सारे बैलून एक जैसे होते हैं, लेकिन ये ऊपर क्यों जा रहा है क्योंकि इसके भीतर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर जाएगा। तो अपने अंदर आग तो सबसे पहले जरूरी है, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन तो ये खुद ही लाना पड़ेगा। अब ये बात होती है कि आपके अंदर ये सब है, लेकिन फिर भी सफलता की जो सीढ़ियां हैं हम क्यों नहीं चढ़ पाते हैं, ये सफलता जो है हमें क्यों नहीं मिल पाती है। इस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे इसमें सफल हो सकते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, इवन विदाउट आप इन मतलब किसी कोचिंग गए या फिर अपने घर में बैठ के आप कैसे कर सकते हैं। बस आपके अंदर इतनी भावना होनी चाहिए कि मुझे करना है, और इतनी हमेशा लर्निंग की कैपेसिटी होनी चाहिए कि जहां भी अच्छी चीजें हम मिले कैसे उसको ग्रैप्स कर लें। अब ये नहीं कि हाँ हम फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फिर बाहर घूम, तो ये सब चीज़ें तो आपको पीछे ले जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो है हमको डिमोटिवेट करती है और कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन ही हाथ आएगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसमें 100% डेडिकेशन चाहिए। और यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने चलो आज नहीं किया कल कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। तो डेडिकेशन आपको चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मैं एक तरीका बताती हूँ जो यहाँ पे मैं शुरू करने जा रही हूँ इस चैनल से, जो कोई नहीं करते हैं। अगर ये करें तो मोर देन 50% जो है उसकी समझ अपने सिलेबस पे, और सिलेबस बोर भी नहीं लगेगा उसको। तो मैं एक बता रही हूँ जो तरीका को मैं शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मोटिवेशन ही यही रहा है कि कैसे बच्चे जो हैं, वो लड़कियां हों या फिर लड़के हों, कोई भी हों, जिनको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी इच्छा है, लेकिन वो कर सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो भी वो कर सकते हैं। बस यही मेरा ये अशेष चैनल के माध्यम से एक विचार देने का काम किया है मैंने, और इसी चीज को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के स्टूडेंट हैं, मेडियोकर हैं, और वो चाहते हैं तैयारी करना, और उनके साथ जो है दिक्कत आ रही है, तो वो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले, क्योंकि ये गड़बड़ नहीं यहाँ पे कुछ आपको बताया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि आप कैसे ट्रिक से आप कर जाते हैं, कैसे ट्रिक से आप कंप्लीट करते हैं। कोई ट्रिक नहीं होता, मेहनत होती है, लगन होती है, डेडिकेशन होता है, तब जाके लोग बनते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिक काम नहीं करता है जिससे कि आप एक दिन में कुछ बन जाते हैं। तो इसलिए ये जो है आप देखिए कि एक चीज जो आप बहुत अच्छे से करेंगे, जो कोई नहीं करता है, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, अगर आप इसको करेंगे तो देखिए आपकी संभावना कितनी ज़्यादा बन जाएगी। मैंने आपको कहा था कि सिलेबस जो है आप देखेंगे, बार बार मैंने हर वीडियो में, आप अगर पीछे उठा के जितना भी वीडियो देखेंगे, मैंने कहा था कि सिलेबस एक बार जो है आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि सिलेबस जो है आपकी गीता, रामायण, कुरान जो कहिए वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिलेबस से आप जो है चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और क्या हमको पढ़ना है। तो सिलेबस है, क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक। और शुरू कहाँ से करना है आपको शुरू करना है मेन से। कभी भी आपको जो है प्री से नहीं शुरू करना है। क्वेश्चन बैंक जो है आपके पास ये होना चाहिए, और मेन की तैयारी शुरू करें। जो भी नए शुरू कर रहे हैं, कभी भी आप प्री से ना शुरू करें, प्री में अटक जाएंगे, वो चक्कर लगेगा आपको, प्री में नहीं हुआ फिर मेंस का एग्जाम आया,
फिर वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। अगर मान लीजिए इस साल आपने प्री भी दे दिया लेकिन आपकी मेंस जो है तैयार नहीं थी और प्री नहीं हुआ है, तो आप मेन की प्रिपरेशन कीजिए और मेन को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। यही आपको रैंक दिलाएगा और यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। और ये जो अगर मेन में आपके अधिक नंबर आए तो इंटरव्यू में हो सकता है कि हमारी जो स्थिति है थोड़ी हिंदी मीडियम और अगर किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर आपने कॉपी में अच्छे नंबर ले लिए तो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में भी जो है चीज़ें उस तरह से इफेक्ट नहीं डालेगी और आप अच्छे रैंक से जो है उसको सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि कॉपी चेक करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता कि कॉपी चेकिंग में जो है कम नंबर देंगे या ज़्यादा नंबर देंगे। इफेक्ट कहाँ पड़ता है कि यहाँ पे मीडियम जो है ये इफेक्ट ज़्यादा कहाँ डालेगा आपका, ये ना प्री में डालेगा ना इंटरव्यू में, सॉरी प्री में डालेगा ना मेन में, ये डालेगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में। ये इंटरव्यू में ज़्यादा डालता है, मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर उस थिंकिंग के लोग बैठे होते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है कि अगर आप में कम दिखे कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छे मेंबर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो ये नहीं होगा अगर आपका जो है बेस अच्छा है और आपने जो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छे से इंटरव्यू दे पाएं। तो अब देखिए क्या करना है आपको। मैं जो यहाँ शुरू करूंगी आपको, सबसे पहले आप सिलेबस को अगर देखेंगे, सिलेबस में जो है आपका कितना भाग है, 4 पेपर है। सॉरी, आप देखेंगे कि इसमें जो है आपके 4 भाग है ना, पेपर 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे कि क्या है, सेकंड में पॉलिटी गवर्नेंस है, थर्ड में इकोनॉमी है, फोर्थ जो है इथिक्स है और इसमें जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी है। ये तो आपके टिप पे होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए कि क्या क्या है। तब हम देखते हैं कि इसमें जो वर्ड की वर्ड्स दिए हुए हैं, सिलेबस में जो आपके की वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको अगर आपने निकाल के सारे की वर्ड्स को, मान लीजिए कि अगर आपको पढ़ना है सिविलाइजेशन, आपको पढ़ना है सोशलाइजेशन, आपको पढ़ना है एम्पावरमेंट, आपको पढ़ना है एथिक्स, आपको पढ़ना है प्रोबिटी। अब ये सब जो टर्मिनोलॉजी है क्या है आपके इसमें दिया हुआ है। अगर आप कहते हैं जैसे सिलेबस में ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए कि जब कहते हैं सभ्यता, फर्स्ट पेपर में है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, आर्ट फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, और कहते हैं संस्कृति, तो कभी आपने सोचा है कि ये जो है सभ्यता और ये संस्कृति में क्या फर्क है? क्यों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन कहते हैं, उसको क्यों नहीं हम जो कल्चर कहते हैं यानी संस्कृति कहते हैं? तो ये सब सवाल जो है आपके, इसी तरह से देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। अब जैसे कहते हैं नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं, इसको हम जो है रिवॉल्यूशन क्यों नहीं कहते हैं? क्यों हम वहाँ पे जो कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडिया के जो आंदोलन है उसको आंदोलन कहते हैं, हम इसको रिवॉल्यूशन क्यों नहीं कहते हैं? ऐसे क्या क्या कारण है? फिर पुनर्जागरण जब आया वहाँ पे, मान लीजिए वेस्ट में, तो पुनर्जागरण क्या होता है? क्या सोए हुए थे फिर से जगे, या फिर जगने की प्रक्रिया अलग थी इसीलिए हम पुनर्जागरण कहते हैं? तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है आपकी, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से देखेंगे आर्ट क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये सब चीजें आपकी जो है, अगर हम कहेंगे सोसाइटी, आप जो है सोसाइटी को डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे सोसाइटी को डिफाइन करेंगे? ये सब्जेक्ट जो है, मतलब ये जो आपके टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, इसको अगर आपने डिफाइन कर लिया ना अपने शब्द में, अपने जो बुक है उसमें, सॉरी अपनी जो कॉपी है उसमें लिख लिया ना सारे पेपर के, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे, आप पेपर जब पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। उसी तरह से आप देखेंगे ज्योग्राफी में हम इस चीज को बताएंगे, आपको एक एक करके टर्मिनोलॉजी बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक तैयार हो जाए, कि आपकी समझ एक विकसित हो जाए। जैसे आप देखिए रिसोर्स क्या होता है, कभी हमने सोचा है कि संसाधन क्या होता है? अगर संसाधन है तो नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, तो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन भी एक अपने आप में रिसोर्स है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका मतलब रिसोर्स कुछ तो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम जो है रिसोर्सेज की बात करते हैं। तब देखिए सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है। तो सेक्टर को हम डिफाइन ही क्यों करते हैं? सेक्टर से हमारी इकोनॉमी पे या फिर हमारी जो ज्योग्राफी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्यों जरूरी है कि सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो, तभी जाके जो है हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस होता है। भारत में ऐसा कैसे डेवलपमेंट हुआ कि प्राइमरी से हम टर्सरी की ओर गए? ये सब चीज़ें आपके सवाल बनते हैं, तो आप कहाँ से इसको समझेंगे? ये सिलेबस में जो पार्ट दिया गया है, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया है। मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए हिंदी मीडियम के साथ एक दिक्कत और है कि वो समझना नहीं चाहते। अगर हमने पिक्चर को पूरे
मतलब मान लीजिए कि हम जो कहते हैं एक समझना और एक कहते हैं रटना, यहाँ से भी एक हिंदी मीडियम के साथ दिक्कत आती है। ये क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। कोई चीज को समझना नहीं है, हमने रटना शुरू कर दिया, मिला और हमने सोचा रट ले। आप यूपीएससी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जब सिलेबस चेंज किया गया 2013 में, तो यही कहा गया कि रटने वाले जो विद्यार्थी हैं, आप देखेंगे गजट को पढ़िए, उसमें लिखा है कि जो रटने वाले विद्यार्थी हैं उनको कंपटीशन से बाहर करना है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट को क्विक डिसीजन लेना होता है। तो आपने अगर पूरी सोसाइटी को समझा है, आपने पूरा ज्योग्राफी को समझा है, पूरी हिस्ट्री को समझिए या तब जाके आप बैलेंस डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन आप कैसे लेंगे जब आप रटने वाले हैं? पहली बात तो रटने वाले में ये दिक्कत है, दूसरी बात ये रट के आप कर ही नहीं सकते हैं। समझ, आप 25 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं आपको, आप कैसे लिखेंगे 25 क्वेश्चन के आंसर? अगर रटा हुआ तो कभी भी आपको याद नहीं रहेगा। तो कोशिश करनी है हमको कि अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट पे बनानी है, कभी भी याद करने की बात नहीं करनी है। यहाँ पे भी एक दिक्कत आती है, जो हिंदी मीडियम हिंदी बैकग्राउंड के, उनको लगता है कि रट लेंगे तो हो जाएगा। कभी नहीं होगा, इवन प्री नहीं होगा, मेन तो दूर की बात है। और प्री किसी तरह से हो भी गया तो मेन कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसे भी हैं, उसमें सब्जेक्ट भी हैं और उसमें आपका जीएस भी है। जब सब्जेक्ट के 2 पेपर थे तब उस समय कुछ संभावना भी थी कि लोग सब्जेक्ट अपना याद करके चले जाते थे, लेकिन सब्जेक्ट को इसीलिए कम किया गया, महत्व तो कम दिया गया। बीपीएससी में देखिए सब्जेक्ट को हटा ही दिया गया कि आप बस उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो इसके पीछे क्या रीजन समझिए कि ये क्या चाहते हैं और ऐसे को इतना महत्व क्यों दिया गया। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को पता लगाना चाहते हैं, आपके ओवरऑल थिंकिंग को जानना चाहते हैं, आपकी ओवरऑल जो समझ है सोसाइटी की वो कैसी है, आप किस तरह से देखते हैं और कैसे भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बोर भी नहीं लगेगा और आपको पूरा सिलेबस भी आपका जो है खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बताने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पेपर में जो कैसे कैसे चीज़ें हैं। अब सेकंड पेपर में देखिए, पहले हम लोग शुरू कर देते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्यों होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये क्या होता है, ये क्या करता है, एक जो देश है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। फिर गवर्नेंस कहते हैं, गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, जब कहते हैं गवर्नेंस और जब कहते हैं हम ये जब हम कहते हैं गवर्नमेंट और जब कहते हैं गवर्नेंस, तो दोनों में क्या फर्क होता है। सरकार है, गवर्नेंस है, इसमें क्या फर्क होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जस्टिस क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर, जब कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो और उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर जब संघवाद कहते हैं, दोनों में क्या फर्क है, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, ये सब चीजें आप देखेंगे सेकंड पेपर का। फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होते हैं, एनजीओज क्या होते हैं, एसएसजी क्या होते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि टेम्पररी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वेलफेयर किसको कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। और जब हम कहते हैं कि रीजनल कहते हैं, फिर हम कहते हैं ग्लोबल कहते हैं, बायलेटरल कहते हैं, तो उसमें क्या फर्क होता है और किस तरह से करते हैं। उसी तरह से थर्ड पेपर में आएंगे तो प्लानिंग है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या होता है, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन क्यों जरूरी है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंक्लूसिव जब ग्रोथ कहते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को क्यों लाया गया, ये सब सब्जेक्ट जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इस चीज को आप देखेंगे। बजट है, बजट को कैसे समझेंगे आप, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट तब क्या होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है छोटे छोटे, वो आपको समझना पड़ेगा। फिर एमएसपी क्या है, पीडीएस क्या है, देखेंगे ये सब सारा चीज जो है आपका कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से जो कॉन्सेप्ट है ये आपका वहीं से डेवलप होगा। कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तब अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकेंगे और समझ के कर सकेंगे। फिर एक्सट्रीमिज्म कहते हैं और टेररिज्म कहते हैं, दोनों में क्या फर्क है, किस डिग्री का फर्क है कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो टेररिज्म में तब्दील हो जाता है और कैसे तब्दील होता है, क्या कारण होते हैं। फिर इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। अब दिन रात आप सुनते रहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है आखिर, है ना। फिर चौथे पेपर में आएंगे इथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है। जब हम कहते हैं एटीट्यूड और जब कहते हैं एप्टीट्यूड, इन दोनों में क्या फर्क है, मोरल क्या है ना। परसुएशन किसको कहते हैं, डिलेमा ऑफ एथिक्स, कैसे आपका डिलेमा में आ जाते हैं एथिक्स के, मतलब कैसे निर्णय लेना पड़ता है जब आप डायलेमा में होते हैं कि ये करें या वो करें। तो आप जब देखेंगे एक सिविल सर्वेंट को बहुत बार डिलेमा आती है, किस तरह से उसका डिसीजन, जब आपको पूरी सोसाइटी समझ में होगी तभी आप डिसीजन, कहीं भी आप जो है एक वर्ग के प्रति जो है डिसीजन नहीं दे सकते हैं, आपको जो है पूरी सोसाइटी को सोच कर देना पड़ेगा। फिर हम कहते हैं
जैसे आप देखेंगे इम्पैथी क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, उसके बाद आप देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। एक तो इंटेलिजेंट था पहले, उसके बाद फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को इतना महत्व क्यों दिया जाने लगा, आखिर सिविल सर्वेंट को क्यों ऐसा होना चाहिए। फिर पब्लिक फंड क्या होता है, हम वर्क कल्चर क्या कहते हैं, उसके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। ये ढेर सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो मैं आपको शुरू करूंगी। सब टर्मिनोलॉजी को हम लोग शुरू करेंगे। जो कीवर्ड दिए हुए हैं, ये कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं खास करके जो सिलेबस में, उसको मैं एक एक करके यहाँ समझाने की कोशिश करूंगी और उसको आप समझिए और एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और एक अच्छी पेपर लीजिए जो सब तैयारी शुरू कर रहे हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है, आप देखिए 1 साल के अंदर आप वहां होंगे कि आपको खुद ही पर विश्वास आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी आपकी, जो एक बेसिकली जो कहते हैं बैलेंस पर्सनैलिटी, लॉजिकल होगा, जो कि आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो मैं यही इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप तक सही से सही चीज़ें पहुँचे। और अशेष के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जितने भी लोग देखते हैं इसको, उसको समझने की कोशिश कीजिए और जिनके पास ये नहीं है उनको देने की कोशिश कीजिए, ताकि उनको भी ऐसा फील ना हो कि हम जो है नहीं कर सकते हैं। ये जो वर्ड नहीं है ना, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, बस आपके अंदर कर्म आना चाहिए, वो भी निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, कि अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रोसेस को हो